कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 8 जनरल में जर्नल एंट्री करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है इसके संबंध में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि विच अकाउंट्स आर अफेक्टेड। जब कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि किन ट्रांजेक्शन्स को अफेक्ट हुआ है। सेकंड हम पता करते हैं विच क्लास ऑफ अकाउंट्स आर दे। हमें ये पता करना होता है कि जिन अकाउंट को अफेक्ट हुआ है वो किस प्रकार के अकाउंट हैं, मतलब अकाउंट का टाइप क्या है। वे पर्सनल अकाउंट हैं, रियल अकाउंट हैं या नॉमिनल अकाउंट, ये पता करना होता है। इसका में थर्ड होता है विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड एंड विच वन इज़ टू बी क्रेडिटेड। जिन अकाउंट में इफेक्ट हुआ है उनमें से कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना होता है, इसे हम तय करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 स्टेज हैं जिन्हें कि हमें जर्नल एंट्री करते समय करना होता है। फर्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं द अकाउंट अफेक्टेड बाय ट्रांजेक्शन हैव टू बी आइडेंटिफाइड। फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई करेंगे उन अकाउंट को। सेकेंड है जिन अकाउंट को हमने आइडेंटिफाई किया है वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल, इसको पता करना होता है। थर्ड स्टेज में हम पता करते हैं कि उनमें कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक ट्रांजेक्शन दिया गया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा स्टेज नंबर 1 के हिसाब से कि किन अकाउंट पर अफेक्ट होने वाला है, यानी कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश एक एसेट यहाँ पर आ गई, तो सबसे पहले अकाउंट कैश का मिल गया। दूसरा, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो पैसा बिजनेस पे लगाते हैं वो कैपिटल कहलाता है, तो इसलिए सेकंड अकाउंट हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। सेकंड स्टेज आती है इसके बाद में क्लासिफिकेशन की। इसमें हमें ये पता करना होता है कि जिन अकाउंट पे इफेक्ट पड़ने वाला है वो किस प्रकार के अकाउंट हैं। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट पे विचार करेंगे। तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है क्योंकि ये एसेट या संपत्ति का खाता होता है। इसके बाद में कैपिटल अकाउंट बिजनेस के मालिक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आता है। तो इस प्रकार से हमने पता कर लिया है कि ये रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से संबंधित है। इसके बाद में हमें ये पता करना है कि इन दोनों अकाउंट में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पर जाएंगे। सबसे पहले हम रियल अकाउंट में देखेंगे। तो रियल अकाउंट में कंडीशन होती है डेबिट व्हाट कम्स इन। इस सिचुएशन में हमारे सामने बिजनेस में कैश आया है, इसलिए हम कैश को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होना चाहिए। और इसके अन्य पर्सनल अकाउंट में रूल होता है क्रेडिट के लिए क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बिजनेस का जो ऑनर है उसने बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिजनेस को पैसा दिया है तो वो गिवर है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक्सप्लेनेशन बना कैश कम्स इन द बिजनेस सो इट इज डेबिटेड एंड प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ द कैश सो ही विल बी क्रेडिटेड। तो इस प्रकार से हमें पता चला कौन से अकाउंट क्रेडिट करना है, कौन से अकाउंट डेबिट करना है। तो इस प्रकार की प्रोसेस हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के साथ में हमें करनी होती है। जितने अच्छे तरीके से हम इसको क्लासिफिकेशन कर स्टेजों को समझेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से हम जर्नल एंट्रियाँ कर सकते हैं। जर्नल एंट्री में यही फार्मूला हमें अप्लाई करना होता है। हम यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हमें बताया है रिसीव्ड रेंट ₹1,000। यहाँ पर हमारे पास में जो अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं उसमें रिसीव्ड रेंट, रेंट के रूप में हमें इनकम हुई है और सेकंड रेंट हमें कैश की फॉर्म पे रिसीव होता है, इसलिए सेकंड अकाउंट हमारा है कैश का। तो कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट 2 अकाउंट हो गए। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो कैश अकाउंट हमें पता है कि एसेट होती है इसलिए रियल अकाउंट है, और रेंट के रूप में हमें इनकम हुई है तो हमने पढ़ा है कि इनकम के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, इसलिए हमारे पास में 2 तरह के अकाउंट आ गए, एक रियल अकाउंट का, एक नॉमिनल अकाउंट का। अब हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में सबसे पहले रियल अकाउंट में देखेंगे। तो रियल अकाउंट में हमने पढ़ा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पर रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन का रूल आता है। हमने पढ़ा कि रिसीव्ड रेंट यानी रेंट मिला, लेकिन रेंट कैश की फॉर्म में मिलता है, इसलिए कैश के बारे में यहाँ पर रूल एप्लीकेबल होगा। तो डेबिट में हमें पता चल रहा है व्हाट कम्स इन का रूल लग रहा है, जबकि क्रेडिट में हम ऑल इनकम और गेन को लेते हैं नॉमिनल अकाउंट में, और यहाँ पर रेंट जो है हमारे लिए वो हमारे इनकम को शो करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं हमारा रूल कौन सा एप्लीकेबल होता है। तो
cash comes in the business and rent received is the income. So account to be debited is cash account and account to be credited rent account. तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन दो एग्जाम्पल के द्वारा किस प्रकार से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ये प्रोसेस को समझने का प्रयास किया है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि हम जनरेटिव को करने के संबंध में दो प्रकार के आधार पर एंट्रियां करते हैं। फर्स्ट होती है अकाउंट के टाइप के आधार पर और सेकंड होती है अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर। तो हमने एक मेथड को समझ लिया है, हम सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन द थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। सच एलिमेंट्स आर एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। हमने इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा है कि इसमें एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमारे द्वारा किया जाता है, जिससे कि आप यहाँ नीचे जो कॉलम बने हुए हैं उसके ऊपर लिखी हुई लाइन में भी देख सकते हैं। यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन को बताया गया है, यानी कि यहाँ पर हमें एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी इन तीन एंगल से विचार करना होता है। ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स द थ्री बेसिक एलिमेंट्स। However, the total of all the assets is always equal to the total of capital and liabilities at any point of time. इसके बारे में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो इन तीन में से ही किसी न किसी खातों से संबंधित होता है और हमेशा हर इक्वेशन के बाद दोनों साइड के टोटल समान होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का इफेक्ट इनमें पड़ता है। तो इफेक्ट्स को यहाँ पर चार्ट में दिखाए गए हैं। तो सीरियल नंबर 1 में हम देख सकते हैं इंक्रीज इन एसेट्स एंड लॉस एक्सपेंसेस आर लॉसेस। जब हमारी किसी एसेट में इंक्रीज होती है या एक्सपेंस या लॉस में इंक्रीज होगा तो हमें उसे डेबिट करना चाहिए, ये इसका रूल है। इसी प्रकार से डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर लॉसेस। जब हमारी एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस में डिक्रीज होती है तो हमें क्रेडिट करना चाहिए। यानी फर्स्ट वाले में एसेट, एक्सपेंस और लॉस आती है, फर्स्ट दो पेयर हैं जो इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं और डिक्रीज होने पर क्रेडिट कहता है। इसी की तरह से अब हमारा सेकंड साइड आता है कैपिटल और लायबिलिटीज़ के संबंध में, इनकम और गेन के संबंध में। तो यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे कि जब इंक्रीज होता है कैपिटल, लायबिलिटी या इनकम गेन में तो हमें इसे क्रेडिट करना होता है और इसमें डिक्रीज होने पर हम पॉइंट नंबर 4 के अनुसार इसे डेबिट करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। तो ये हमारा एक दूसरा तरीका हो जाएगा जिसके आधार पर हम जर्नल एंट्री में उनको किस प्रकार से डेबिट या क्रेडिट करना है समझ सकते हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन दोनों में से किसी मेथड के अनुसार समझ सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आता है। इसके बाद में अब हम देखेंगे स्पेशल पॉइंट्स इन जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्री करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है इसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। तो सबसे पहला है नेम ऑफ जर्नल। द फर्म फॉर विच जर्नल इज बीइंग प्रिपेयर्ड, द नेम ऑफ द फर्म एंड द नेम ऑफ मंथ मस्ट बी रिटन एट द टॉप ऑफ द जर्नल एज शोन अंडर। सबसे पहले जर्नल बनाते समय हमें इस प्रकार के फॉर्मेट के अनुसार उसमें हेडिंग डालना होती है। सबसे ऊपर हमने क्या बनाया उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद में हम जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसे बना रहे हैं, बिजनेस फर्म के लिए बना रहे हैं, उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद में किस मंथ के लिए बना रहे हैं वो मंथ का नाम लिख सकते हैं। इसके आने पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे यूज़ ऑफ साइंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी तक हमने पढ़ा है कि हमें डेबिट या क्रेडिट लिखना रहता है, लेकिन हम डेबिट क्रेडिट को लिखने के बजाय हम उनके साइन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 4th लाइन में देख सकते हो कि डेबिट का साइन होता है DR। यहाँ पर D कैपिटल और R स्मॉल लिखते हैं, R के आगे में डॉट लगाई जाती है। इसी प्रकार से साइन ऑफ क्रेडिट है CR। लेकिन जर्नल एंट्री करते समय क्रेडिट लिखने की बजाय हम उसके स्थान पर 2 का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ 5th लाइन में देख सकते हो क्रेडिट एंट्री स्टार्ट्स विद द वर्ड 2 आफ्टर ए गैप ऑफ अबाउट ½ इंच फ्रॉम द लाइन ऑफ द डेट कॉलम। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो जो हमारी डेट के कॉलम की लाइन खींची होती है उससे कम से कम ½ इंच की जगह छोड़ने के बाद हम क्रेडिट का 2 लिखकर
एंट्रियां करते हैं। इसके बाद में पर्सनल अकाउंट के संबंध में हम रूल देख सकते हैं। द वर्ड अकाउंट इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द पर्सनल अकाउंट, हाउएवर इट मे बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द पर्सन। जैसे कि एग्जाम्पल है अकाउंट ऑफ कशिका और इट मे बी रिटन एज कशिकास अकाउंट। तो इस प्रकार से हम एक पर्सनल अकाउंट में नाम लिखते हैं। जब किसी व्यक्ति का नाम हमें लिखना होता है कि रिसीवर या गिवर के रूप में, तो हम वहाँ पर उसका अकाउंट ऑफ पर्सन का नाम लिखेंगे या फिर पर्सन्स अकाउंट, तो एपोस्ट्रोफी एस करके हमें लिखना होता है। इसके बाद में फोर्थ है नरेशन के संबंध में। नरेशन यानी संक्षिप्त व्याख्या कहते हैं हिंदी में। इसमें हमें सारांश में उसके ट्रांजैक्शन को समझाना होता है। तो आफ्टर एवरी जनरल एंट्री अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज गिवन सो दैट इट मे act as a clarification for future references to explain why and how the accounts are debited and credited। तो यहाँ पर हमें भविष्य में समझने के लिए इसे लिखना होता है। यहाँ पर हम अगर चाहें तो क्वेश्चन में दी गई स्टेटमेंट को ही और शॉर्ट में करके लिख सकते हैं, और अगर आपको न समझ में आए तो आप उसी स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है लाइन ऑफ demarcation। After recording the entries and narration relating to a transaction in the journal, a line of demarcation is drawn to separate one journal entry from the next entry. The next entry may be recorded after the gap of one line। यहाँ पर हमें बताया है कि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो एक एंट्री के में डेबिट और क्रेडिट वाले अकाउंट लिखे जाते हैं, उसके बाद नरेशन लिखते हैं। नरेशन लिखने के बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। इसके बाद एक लाइन का गैप देने के बाद हम सेकेंड एंट्री लिखने का कार्य करते हैं। इस लाइन को हम लाइन ऑफ डिमार्केशन कहते हैं, जिससे कि एक एंट्री का दूसरी एंट्री से अलग देखा और समझा जा सके। पॉइंट नंबर 6 है राइट अमाउंट करेक्टली। अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी रिटन इन द रिलेवेंट कॉलम्स इन ए रिलेवेंट लाइन। हमें डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को उनके कॉलम में लिखना होता है। जब हम किसी डेबिट वाले अकाउंट के अमाउंट लिखते हैं तो उसकी अमाउंट हमें डेबिट के कॉलम में लिखना होती है, और क्रेडिट वाले अकाउंट के लिए अमाउंट को हम क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना होगा डेबिट वाले अकाउंट के लिए अमाउंट क्रेडिट में न लिखी जाए और क्रेडिट वाले की अमाउंट डेबिट के कॉलम में न लिखी जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। इसका 7वां पॉइंट है टोटलिंग। जर्नल शुड बी टोटल एट द एंड ऑफ ईच पेज। हर जनरल एंट्री करते समय हमें जनरल के प्रत्येक पेज पे लास्ट में टोटल करना होता है। टोटल्स कैरी फॉरवर्ड आर टोटल C/F आर टोटल्स कैरीड ओवर आर टोटल C/O इज रिटन। और जब हम इस टोटल को करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये वर्ड, क्योंकि ये टोटल अगले पेज पे हमें ट्रांसफ़र करना होता है। इसे लिखते हैं टोटल कैरी फॉरवर्ड, जिसको हम शॉर्टकट में इस प्रकार टोटल CF लिख सकते हैं, और या फिर टोटल कैरीड ओवर या टोटल CO लिख सकते हैं। वाइल टोटलिंग द जर्नल ऑन द नेक्स्ट पेज, दीज टोटल शुड बी रिटन एट द टॉप इन द रेस्पेक्टिव कॉलम्स एंड अगेंस्ट देम इन पर्टिकुलर कॉलम टोटल ब्रॉट डाउन आर BF आर टोटल ब्रॉट ओवर आर टोटल BO इज रिटन। इसके बाद में जब हम फर्स्ट पेज के ऊपर एंट्री लास्ट में कर लेते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर हमें इसे ट्रांसफ़र करना होता है। वहाँ पर हम इसके संबंध में टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड पर्टिकुलर कॉलम लिखते हैं, और अमाउंट कॉलम में टोटल की संख्या पिछले पेज से देख के लिखी जाती है। इसमें हम टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड के स्थान पर टोटल ब्रॉट ओवर यानी टोटल B/O भी लिख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द जर्नल when totals are shown then in particular column the words grand total are written। जब हमारी जनरल एंट्री खत्म हो जाती है तब लास्ट में हम टोटल को कहीं आगे नहीं ले जाना होता है, इसलिए हम उसके लिए ग्रांड टोटल वर्ड का यूज़ करते हैं। टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स शुड ऑलवेज बी इक्वल। डेबिट और क्रेडिट कॉलम में टोटल हमेशा बराबर आता है। दे मस्ट बी रिटन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड शुड बी डबल अंडरलाइन। इन दोनों लाइनों के ऊपर हम एक सिंगल लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है, और टोटल के अमाउंट लिखने के बाद उसके नीचे डबल अंडरलाइन उसे किया जाता है। इसके बाद में
8th पॉइंट है प्रोप्राइटर्स अकाउंट। बोथ बिजनेस एंड इट्स प्रोप्राइटर आर कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटीज। हमने इसके बारे में पढ़ा है सेपरेटली एंटिटी के बारे में कि बिजनेस और बिजनेस के प्रोप्राइटर दोनों को अलग अलग समझा जाता है। अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस, हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, नॉट फॉर द प्रोप्राइटर। सो अ पर्टिकुलर अकाउंट इन द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर इज नॉट मेंटेन, इसलिए हम प्रोप्राइटर के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं। इंस्टेड 2 अकाउंट्स आर ओपन फॉर द प्रोप्राइटर, द कैपिटल अकाउंट एंड द ड्राइंग्स अकाउंट। इसलिए हम प्रोप्राइटर के नाम के बजाय उसके लिए हम 2 अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा ड्राइंग्स अकाउंट। जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं, और जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया जाता है तो उसके लिए हम ड्राइंग्स अकाउंट में एंट्री करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 9, क्रेडिट परचेजेस एंड सेल्स। When in the purchase or sales transactions, name of person is mentioned, that indicates the credit transactions. जब किसी सेल या परचेस के ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया जाता है तो ये हमें बताता है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। एग्जाम्पल आप इसको तरह से देख सकते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम शरद, यहाँ पर हमने शरद से माल खरीदा है ऐसा बताया गया है। सोल्ड गुड्स टू अनिल, यहाँ पर अनिल का माल बेचा गया है। इन दोनों ट्रांजेक्शन की खास बात है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि जो सेल या परचेस की गई वो कैश में की गई है, तो ऐसी सिचुएशन में इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। इफ अलॉन्ग विद द नेम ऑफ पर्सन कैश इज रिटन, देन ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। यदि इनके साथ कैश वर्ड का उपयोग किया जाता है तो इसे हम कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम शरद फॉर कैश, जब तक फ्रॉम शरद था तब तक ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, फॉर कैश वर्ड ऐड होते ही ये क्लियर बताता है कि कैश ट्रांजेक्शन हो गया है। सेकंड एग्जांपल है सोल्ड गुड्स टू अनिल, यहाँ तक तो क्रेडिट समझ में आ रहा है, लेकिन फॉर कैश लिखते ही ये बताता है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। परचेस और सेल ऑफ अदर एसेट्स इज नॉट ट्रीटेड एज परचेस और सेल्स, देयरफॉर दे आर एंटर्ड बाय द नेम ऑफ द एसेट्स। बट जब हम किसी एसेट को खरीदने बेचने का कार्य करते हैं तब उन्हें सेल या परचेस नहीं माना जाता है, बल्कि उनको हम एसेट के नाम पर एंट्री करते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि जब गुड्स की परचेसिंग होती है, सेलिंग होती है, तो सेल और परचेस अकाउंट में एंट्री होती है, लेकिन एसेट को सेल परचेस करने पर उन एसेट के नाम से एंट्री की जाती है। इफ़ इन ए ट्रांजेक्शन नाइदर नेम ऑफ पर्सन नॉर कैश इज यूज्ड, देन ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। यदि किसी ट्रांजेक्शन में किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, न ही कैश वर्ड यूज़ किया गया है, तब ऐसी सिचुएशन में उस ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन माना जाता है। एग्जाम्पल, परचेजेस मशीनरी परचेज्ड सोल्ड गुड्स, यहाँ पर न तो ये बताया है कि कैश में है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ऐसी स्थिति में ने हम कैश ट्रांजेक्शन मानकर डील कर देंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ गुड्स इन अकाउंटिंग। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हमें समझना जरूरी है कि गुड्स का मतलब हमें पता है कि माल, वो आइटम जिसकी हम सेलिंग या परचेसिंग का बिजनेस करते हैं। गुड्स डिनोट द items held for sale in the regular course of business. Thus, goods may be understood as any tangible article or material produced from any agricultural, construction, manufacturing or mining activities. यहाँ पर हम इसके बारे में ये बता सकते हैं कि जिस वस्तु को खरीदने बेचने का काम हमारे द्वारा नियमित रूप से किया जाता है वह हमारे माल या गुड्स कहलाती है। ये माल हमारे लिए टेंजिबल आर्टिकल हो सकता है जिसको कि हम देख और छू सकते हैं। इस मटेरियल को हम खेती करने वाले लोगों से खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करने वालों से खरीद सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग एक्टिविटीज से खरीदते हैं। According to the UN Conventions on Contract for the International Sale of Goods, the term goods does not include, फर्स्ट है आइटम्स बॉट फॉर पर्सनल यूज़। जब हम कोई सामान अपने निजी उपयोग के लिए खरीदते हैं तो उसमें हम गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड है आइटम्स बॉट ऑन एट एन एक्शन ऑक्शन फॉर आर फोरक्लोजर सेल। जब हम किसी वस्तु को नीलामी से खरीदते हैं
तो इसे भी गुड्स नहीं माना जाता है। और थर्ड है एयरक्राफ्ट आर ओशन गोइंग वेसल्स। तो इस प्रकार 3 स्थितियों में हमारे द्वारा जब वस्तुओं को खरीदा जाता है तो हम इनको गुड्स के रूप में नहीं मानते हैं। 10. टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, it can be said that goods are the items that a business trades in. इन स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुड्स वो वस्तु होती है जिसको कि हम ट्रेड करने का बिजनेस करते हैं, यानी खरीदने के बाद में उसे बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ज्वेलर बाइज गोल्ड देन दैट गोल्ड विल बी कंसिडर्ड एज परचेजेस फॉर दैट ज्वेलर। जब हम एक ज्वेलर के द्वारा सोना खरीदा जाता है तब उसे हम परचेज के रूप में मानेंगे, क्योंकि ज्वेलर के पास में सोना खरीदने बेचने का कार्य होता है। ऑन द अदर हैंड, अ कोल मर्चेंट परचेजेस गोल्ड, सच एज एक्सपेंस विल बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट बाय द कोल मर्चेंट एंड शेल नॉट बी टर्म्ड एज परचेजेस सिंस द गोल्ड विल देन बी एन एसेट टू हिम। इसी प्रकार से यदि किसी कोयला व्यापारी के द्वारा सोना खरीदा जाता है तो उसे वो व्यय मानेगा, लेकिन किस रूप में? एक इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्योंकि वो सोने को खरीदने बेचने का कारोबार नहीं करता, वो क्या बेचता है? कोयले को खरीदने बेचने का कार्य करता है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा अन्य कोई वस्तु को खरीदा जाना उसका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्रीज गुड्स अकाउंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 अकाउंट्स दैट हैव बीन ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज। अकाउंट में जर्नल एंट्री करने के संबंध में हम गुड्स अकाउंट को 5 भागों में बांट लेते हैं। ये इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है हमारा परचेजेस अकाउंट। दिस अकाउंट इज अ टेम्परेरी एक्सपेंस अकाउंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग मर्चेंडाइज परचेजेस आर द गुड्स इंटेंडेड फॉर रीसेल। परचेजेस अकाउंट वर्ड का हम उपयोग तब करते हैं जब हमारे द्वारा कोई गुड्स को रीसेल के लिए परचेज किया जाता है। 10. वेन एवर गुड्स आर परचेज इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट बीइंग डेबिटेड। जब हमारे द्वारा गुड्स को खरीदा जाता है तब गुड्स अकाउंट को डेबिट करने की बजाय हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज एप्लीकेबल टू द परचेजेस अकाउंट सिंस परचेजेस आर एन एक्सपेंस टू द बिजनेस। जब हम गुड्स को परचेज करने की एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हम नॉमिनल अकाउंट को यूज़ करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल को यूज़ किया जाता है क्योंकि परचेज करते समय हम एक्सपेंस करते हैं बिजनेस की ओर से, इसलिए यहाँ पर परचेज को नॉमिनल अकाउंट या एक्सपेंस मानकर एंट्री की जाती है। हैंस दिस अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड वेन एवर परचेजेस आर मेड। जब भी हमारे द्वारा गुड्स को परचेज किया जाता है तो परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है। सेकंड है सेल्स अकाउंट। दिस अकाउंट इज एन इनकम अकाउंट एंड फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सेल्स अकाउंट को हम एक इनकम का अकाउंट मानते हैं क्योंकि इससे हमारे बिजनेस में जो गुड्स है उसे बेचने से पैसा प्राप्त होता है। दस वेन एवर गुड्स आर सोल्ड इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड द सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब हमारे द्वारा गुड्स की सेलिंग की जाती है तो हम गुड्स अकाउंट को क्रिएट करने के बजाय उसके स्थान पर सेल्स अकाउंट को क्रिएट करते हैं क्योंकि गुड्स की सेल करना हमारे लिए एक इनकम का सोर्स होता है। तो इसको इनकम के कारण नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। इसके बाद में थर्ड अकाउंट है परचेजेस रिटर्न अकाउंट। वेन एवर गुड्स परचेज आर रिटर्न, जब हमारे द्वारा खरीदे गए माल को वापस किया जाता है द परचेजेस अकाउंट इज क्रिएटेड, तब हम परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रिएट करते हैं। द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज एप्लीकेबल टू द परचेजेस रिटर्न अकाउंट। यहाँ पर परचेजेस रिटर्न अकाउंट के संबंध में नॉमिनल अकाउंट का रूल हम अप्लाई करते हैं। सिंस परचेजेस रिटर्न आर रिडक्शन इन एक्सपेंसेस टू द बिजनेस, क्योंकि परचेज रिटर्न करना, जैसे हम परचेज करते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस था, रिटर्न करने से हमारे उस एक्सपेंसेस में रिडक्शन हो गया है, तो इस प्रकार से हमारा एक्सपेंस कम होने के कारण नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है। इसके बाद में फोर्थ है सेल्स रिटर्न अकाउंट। वेन एवर गुड्स सोल्ड हैव बीन रिटर्न द सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डेबिटेड। जब हम बेचे गए माल को वापस लेते हैं
तब ऐसी स्थिति में हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। यहाँ भी नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सेल करना हमारी इनकम को बताता है और सेल्स रिटर्न करने से हमारी सेल में डिक्रीज होती है। तो इस कारण से ये भी सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारे इनकम को कम करने के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसके बाद में फिफ्थ है स्टॉक अकाउंट। इट इज़ द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ ए फर्म्स गुड्स इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस टू बी रिमेंबर्ड इन द प्रोसीजर ऑफ जर्नलाइजिंग। जब हमारे द्वारा खरीदने के बाद में कुछ माल को बेचा जाता है तो बचा हुआ माल हमारे पास में रॉ मटेरियल के रूप में होता है, फिनिश गुड्स में होता है या वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में होता है। इन सभी के टोटल को हम स्टॉक अकाउंट के रूप में शामिल करते हैं। ये हमारे अनसोल्ड गुड्स को बताता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हमारे लिए एक बिजनेस का डाटा दिया हुआ है। मिस्टर अमृतलाल स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, शो द एनालिसिस टेबल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर हमें कई सारे ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं और इससे हमें एक एनालिसिस टेबल के द्वारा समझाना है कि किस प्रकार से इसका एनालिसिस हमें करना है। तो इसके लिए जो हम टेबल बनाएंगे वो इस प्रकार से होगी। सबसे पहले डेट, फिर ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद में ड्यूल एस्पेक्ट। यहाँ पर अभी आज जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि कौन से अकाउंट हमारे डेबिट क्रेडिट होने वाले हैं, उनके लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो ड्यूल एस्पेक्ट हमें बताता है कौन सा रूल है। टू अकाउंट्स हमें बताते हैं कौन से अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होने वाले थे, उनका टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, उसके संबंध में हम क्या रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके बाद में उसकी जनरेंटी किस प्रकार से हमें लिखनी है। तो यहाँ पर जो मेथड हमें बताई गई है इसी मेथड को हमें यूज़ करना होता है जनरेंटी के लिए, कैलकुलेशन को तैयार करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इस चार्ट में देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कंडीशन में कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है और उसकी जनरेंटी किस प्रकार लिखते हैं और उनकी अमाउंटें किस प्रकार से लिखी जाती हैं। जैसे कि हम फर्स्ट एंट्री में देख सकते हैं 2020 अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है तो कैश बिजनेस में कम सीन होता है और जो बिजनेस का ऑनर है अमृत, ही इज़ द गिवर। यहाँ पर जो दो अकाउंट हैं वो कौन से हैं, कैश कम सीन, तो एक कैश अकाउंट हो गया और अमृत बिजनेस का प्रोप्राइटर है इसलिए कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा। कैश एक रियल अकाउंट होता है और कैपिटल पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता है। यहाँ पर रूल एप्लीकेबल होता है रियल अकाउंट के लिए व्हाट कम्स इन का, क्योंकि कैश कम सीन था। और इसके अन्य पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर का रूल एप्लीकेबल होता है। तो हमारे अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट जो कि हमें डेबिट करना है, तो जनरेंटी में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ध्यान रखना है कि लाइन के पास से कैश अकाउंट को लिखा जाता है। कैश का फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर रहेंगे। अकाउंट का ए कैपिटल रहेगा और स्मॉल लेटर में सी लिखा जाता है। डेबिट का डी कैपिटल होता है, आर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इस कारण में इसके अमाउंट हम डेबिट के सामने लिखते हैं 20,000। इस कारण में जनरेंटी में सेकंड अकाउंट लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिट के लिए टू वर्ड का यूज़ किया जाता है। यहाँ टू लिखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन के पास से लगभग आधा इंच की जगह छोड़ी गई है, उसके बाद में इसे लिखकर दिखाया गया है। और चूंकि ये अकाउंट क्रेडिट का है इसलिए इसकी अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिखी जाएगी। तो इसी प्रकार से सभी ट्रांजेक्शन्स के संबंध में एनालिसिस किया जाता है और फिर उन एनालिसिस के आधार पर जनरल एंट्री में अकाउंट को लिखकर डेबिट क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जनरल एंट्री करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये क्वेश्चन KVS की 2014 की एग्जाम में मॉडिफाई आया था, जिसमें फिगर्स को मॉडिफाई किया गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसको देख चुके हैं कि वहाँ पर हमें कैश अकाउंट डेबिट करना था और टू कैपिटल अकाउंट किया जाता है। इसके नीचे हम नरेशन लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और अमाउंट लिखेंगे डेबिट के आगे 1 लाख रुपीज़ और क्रेडिट के सामने भी 1 लाख रुपीज़ हमें लिखना होता है। यहाँ पर इस प्रकार से हमें एंट्री करना है। उसके नीचे हम एक लाइन खींचते हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, डीमार्केशन की लाइन खींची जाती है। तो नरेशन के नीचे हमने एक लाइन खींची हुई सीधी,
जो पर्टिकुलर कॉलम है इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक गई है, इसे लाइन ऑफ डिमार्केशन कहा जाता है। इसके बाद में सेकेंड एंट्री लिखी जाएगी और इस प्रकार से हम सब एंट्रियों को लिखते हैं। किसी एक ट्रांजेक्शन, जैसे यहाँ फोर्थ वाला हम देख सकते हैं जिसमें सैलरीज अकाउंट डेबिट हो रहा है, वेजेस अकाउंट भी डेबिट है और 2 कैश अकाउंट है। तो जब किसी एक पर्टिकुलर डेट को किसी एक अकाउंट से रिलेटेड एक से ज़्यादा कई ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर कैश से रिलेटेड कई ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो इसको जब हम कंबाइंडली लिखते हैं तो इसे कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ भी इसको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है ये समझाया गया है। तो इन एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके देखिए, समझिए कि किस प्रकार से रूल एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद में हम टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री की तरफ जाएंगे कि जनरल एंट्री कितने तरह की होती हैं। तो एस वी नो, अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी डेबिट रिकॉर्डेड हैज़ टू बी बैलेंस्ड आउट बाय ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट अकाउंट का होना आवश्यक होता है, दोनों के अमाउंट सेम होती है। इफ अ कैश अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर ₹1000, another account will be debited for ₹1000 so that the two balance out each other। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को बराबर कर देते हैं। In this regard there are 2 types of journal entries that may be passed, simple journal entry and compound journal entries। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जनरल एंट्रियाँ 2 प्रकार की होती हैं, सिंपल जनरल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्रीज। सिंपल जनरल एंट्री वो जनरल एंट्री होती है जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। इसमें एक ही अकाउंट डेबिट का और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, इसमें केवल 2 ही अकाउंट लिखे जाते हैं। इसके अलावा सेकंड आती है हमारी कंपाउंड जनरल एंट्रीज। इसमें एक तरफ एक अकाउंट होता है और दूसरी साइड में एक से ज़्यादा अकाउंट को लिखा जाता है। ये अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में किसी भी एक साइड में हो सकता है, कम से कम 2 अकाउंट जरूर होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹5 लाख, टू कैश अकाउंट 3 लाख, टू आनंद एंड सन्स अकाउंट 2 लाख। तो इस प्रकार से यहाँ क्रेडिट में 2 अकाउंट हैं और डेबिट में केवल एक अकाउंट है। तो इस प्रकार की एंट्री को कंपाउंड या कंबाइंड एंट्री कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो 2 एंट्रियाँ देखी थी वो इस प्रकार से हैं कि जब एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होता है तो वो सिंपल जनरल एंट्री होती है, और जब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में होता है तब ऐसी स्थिति में उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जनरल एंट्रीज आर कंबाइंड फॉर आइदर ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। निम्नलिखित कारणों से हम जनरल एंट्रियों को कंपाउंड एंट्री या कंबाइंड एंट्री के रूप में करते हैं। फर्स्ट, रिड्यूसेस एफर्ट। राइटिंग अ कंपाउंड एंट्री इन प्लेस ऑफ 2 or more सिंपल एंट्रीज रिड्यूसेस द टास्क इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन। जब एक जैसे कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम उन्हें जब कंबाइंड एंट्री करते हैं तो इससे हमारे कार्य में कमी आ जाती है, जिससे कि कार्य को जल्दी से खत्म करना आसान होता है। सेकेंड है मोर एफिशिएंट। इट इज़ मोर एफिशिएंट फ्रॉम अ बुक कीपिंग perspective to aggregate the underlying business transaction into a single entry. Examples of aggregation that may involve compound entries are, कुछ स्थितियों में हम बुक कीपिंग करते समय जब कंपाउंड एंट्रीज करते हैं तो हमारा कार्य काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि कुछ स्थितियों में इसको एक खास महत्व दिया गया है। फर्स्ट है डेप्रिसिएशन फॉर मल्टीपल क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे कि स्थायी संपत्तियों पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है तो कई सारी अगर फिक्स एसेट हैं तो उन पर एक साथ कंपाउंड एंट्री करके इसको लिखा जाता है, ये ज़्यादा प्रचलित है। सेकंड है एक्रूवल फॉर द अनपेड वेजेस ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉइज एट मंथ एंड। इसी प्रकार से जब हमारे मंथ एंड में बहुत सारे कर्मचारियों की वेजेस देना बाकी होती है तब भी इसको लिखना ज़्यादा आसान बना देता है। थर्ड है कवरेज ऑफ ए सिंगल अकाउंटिंग इवेंट for all the debits and credits which relate to a single accounting event. Recording a compound journal entry is a comprehensive approach. Examples of accounting events that frequently involve compound journal entries are, जब हमारे द्वारा कई सारे डेबिट और क्रेडिट करने के संबंध में सिंगल एंट्री लिखी जाती हैं तो उनके स्थान पर यदि हम चाहें तो कंपाउंड जनरल एंट्री कर सकते हैं। इससे हमें कई सारे लाभ होते हैं।
रिकॉर्ड मल्टीपल लाइन आइटम्स इन ए सप्लायर इनवॉइस दैट रिलेट टू डिफरेंट एक्सपेंसेस। और सेकंड है रिकॉर्ड ऑल बैंक डिडक्शंस रिलेटेड टू अ बैंक रिकन्सिलिएशन। तो इस प्रकार से हम अलग अलग स्थितियों में सिंगल अकाउंटिंग इवेंट के कवरेज कर सकते हैं। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।